नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 7 साल पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान शहीद हुए चंदन गुप्ता के परिवार को एनआईए कोर्ट से अब जाकर न्याय मिला है। 7 साल लग गए इस परिवार को न्याय मिलने में, और इन 7 सालों के दौरान क्या कुछ हुआ आरोपियों को बचाने के लिए। कैसे आरोपियों के वकीलों को 5-5 लाख रुपए की फीस विदेशों से आती थी। कैसे ये 28 आरोपी जो एक पर्टिकुलर जमात से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको बचाने के लिए विदेश में बैठी हुई 3 एनजीओस और देश में बैठी हुई एनजीओस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गवाहों को डराया धमकाया गया। चंदन गुप्ता की हत्या सरेआम एक यात्रा के दौरान हुई थी। कासगंज में यात्रा निकल रही थी, तिरंगा यात्रा। बड्डू नगर एक मुस्लिम बहुल इलाका आता है, वहां पर पथराव होने लगा, नारेबाजी होने लगी और पथराव के दौरान गोलियां चली और चंदन गुप्ता को भी गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। सबके सामने ये सब कुछ हुआ था। इसके बावजूद आप सोचिए कि कई गवाह अपने बयान से पलट गए। जिस निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, वहां पर माहौल ही ऐसा बना दिया गया था कि कोई भी गवाह गवाही देने को तैयार ही नहीं हुआ। और अब जब एनआईए कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया गया है, जज विवेकानंद त्रिपाठी ने अपने 130 पन्नों के फैसले में जो बातें लिखी हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। उन बातों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है देश की मोदी सरकार को। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की अड़चनें इस मामले में डालने के बावजूद अगर एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ सरकार की है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो यकीन मानिए ये 28 के 28 आरोपी, जिनमें 2 को बरी भी किया गया है, 1 की मौत भी हो गई है, ये सब के सब सरकारी मेहमान होते। इन सब को बड़ी आसानी से रिहा करवा लिया गया होता, क्योंकि जब इस मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर की गई थी, उस वक्त भी बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ये गुहार लगाई गई थी कि एनआईए कोर्ट से इस मामले को वापस सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। वो बात अलग है कि बाद में एनआईए कोर्ट में लखनऊ में इसमें सुनवाई हुई। तो ये मामला कभी सिरे नहीं चढ़ता अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती, क्योंकि जिस तरह की अड़चने, जिस तरह की फंडिंग आरोपियों को बचाने के लिए इस मामले में की गई विदेशों से, उससे साफ था कि हिंदू मुसलमानों के बीच के इस मामले को बाहर बैठे हुए आका भी भुनाने की कोशिश कर रहे थे। और जज विवेकानंद त्रिपाठी ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनको जानने समझने की सख्त जरूरत है। उन्होंने अपने फैसले में कहा, एक तो ये 130 पन्नों का फैसला है जज विवेकानंद त्रिपाठी का। उन्होंने कहा कि केस लड़ने के लिए आरोपियों को पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों से पैसे मिले थे। दोषियों को बचाने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल संविधान की भावना के खिलाफ है। आगे उन्होंने कहा, चंदन गुप्ता मर्डर केस के दोषी सांप्रदायिक दंगे के लिए जिम्मेदार थे। इसके बावजूद एनजीओ से जुड़े वकीलों ने उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश की। इन संगठनों को विदेशी फंडिंग कहां से मिल रही है, इसकी जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय को फैसले की कॉपी भेजने का आदेश भी दिया। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है कि इन दोषियों को बचाने के लिए फंडिंग विदेशों से हो रही थी। ये अपने फैसले में एनआईए कोर्ट के जज विवेकानंद त्रिपाठी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यह सांप्रदायिक दंगा था, लेकिन इसमें भी आरोपियों को बचाने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी। सवाल तो यह है कि विदेशों में बैठी एनजीओस को इस मामले से क्या लेना देना था। अगर ये 2 गुटों के बीच सांप्रदायिक दंगा था तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सजा मिलनी ही थी। लेकिन जिस तरह से विदेशी एनजीओस ने इस मामले में वकीलों को पैसा दिया,
दोषियों को बचाने की कोशिश की, उससे पता चलता है कि ये सिर्फ तिरंगा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और यूं ही गोली चल गई ऐसा मामला नहीं था। सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। एनआईए कोर्ट के अनुसार इन एनजीओ में न्यूयॉर्क बेस्ड अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, वॉशिंगटन बेस्ड इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और लंदन बेस्ड साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा मुंबई के सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जो तीस्ता सीतलवाड़ की संस्था है, दिल्ली के पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और लखनऊ के रिहाई मंच ने भी आरोपियों की मदद की। तो कुल मिलाकर जज विवेकानंद त्रिपाठी ने 6 एनजीओ के नाम अपने फैसले में लिखे हैं। 3 एनजीओ विदेशी हैं और 3 एनजीओ स्वदेशी हैं, देश की हैं। अब जो न्यूयॉर्क बेस्ड एनजीओ है जिसका नाम है अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जानी जाती है। 1979 में इसका गठन हुआ था और इसका काम लीगल सेक्टर से जुड़े एनजीओ को मदद करना है। अब सवाल ये उठता है कि इस एनजीओ का कासगंज में चंदन गुप्ता के मर्डर से क्या लेना देना था? किसकी मदद करने के लिए संस्था सामने आई? अगर ये लीगल सेक्टर में काम करने वाले एनजीओ की मदद करती है तो यहां पर इसका क्या इंटरेस्ट था? किसने इस संस्था को अप्रोच किया था चंदन गुप्ता के दोषियों को बचाने के लिए? आगे देखिए, अगली संस्था जो है वो है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसका नाम ही है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। तो वो तो भारत विरोधी एजेंडा चलाती आ रही है 2005 से, क्योंकि 2005 में इसका गठन किया गया था और राशिद अहमद इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वॉशिंगटन में एक्टिव ये संगठन भारतीय अमेरिकन मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है और इसके वेबसाइट पर बाबरी विध्वंस, गोधरा कांड और पीएम मोदी के खिलाफ कई तरह की टीका टिप्पणियां लिखी गई हैं। ये संगठन पहले भी विवादों में रहा है। 2021 में इस पर यूएपीए भी लगाया था केंद्र की मोदी सरकार ने। तब संस्था पर भारत में खास विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगा था। तो ये जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, इसने भी कासगंज के इस मामले में चंदन गुप्ता के दोषियों की भरपूर मदद की। अब सोचिए किस तरह से विदेश में बैठी हुई संस्थाएं उत्तर प्रदेश के कासगंज के इस मामले में मुसलमानों की, क्योंकि आरोपी तो मुसलमान थे, उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। आगे देखिए, तीसरा संगठन है साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप, जो फरवरी 2024 में तब चर्चा में आया था जब भारत सरकार ने इसकी फाउंडर अमृत विल्सन पर ओसीआई यानी भारत के प्रवासी नागरिक का दर्जा रद्द कर दिया था। अमृत विल्सन पर आरोप था कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। विल्सन ने नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाने और हल्द्वानी में मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर भारत सरकार की निंदा की थी। तब लंदन में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारे भी लगवाए गए थे। तो ये जो जितनी भी तीनों विदेशी संस्थाएं हैं, दरअसल ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जानी जाती हैं और भारत में जब भी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो ये दूसरे समुदाय के साथ खड़ी नजर आती हैं। उनको लीगल स्तर पर हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश करती हैं, उनको फंडिंग की जाती है, पैसा दिया जाता है। और ये संस्थाएं चंदन गुप्ता मामले में मुस्लिम आरोपियों के साथ खड़ी हैं। इसका खुलासा भी जांच के बाद हुआ था। दरअसल चंदन गुप्ता हत्याकांड में आरोपियों के पक्ष में जो वकील आ रहे थे, उनकी एक एक सुनवाई की फीस 5-5 लाख रुपए थी और 28 आरोपी थे। एनआईए कोर्ट ने शक जताया था कि आरोपियों के पास केस लड़ने के लिए इतना पैसा आ कहां से रहा है। फिर जांच बैठी, एटीएस और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि ये वकील विदेशी एनजीओ से मदद ले रहे हैं। 5-5 लाख रुपए की फीस विदेशी एनजीओ से आ रही है। एनआईए कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई कि आरोपियों के केस लड़ने में जिन एनजीओ ने फंडिंग की, वो उन्हीं मामलों में वकील भेजते हैं जहां हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद होता है। ये वकील सिर्फ एक पक्ष की तरफ से ही केस लड़ते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस एनआईए कोर्ट की है।
विदेशों से पैसा आ रहा था कासगंज के इस मामले में चंदन गुप्ता के आरोपियों के पास, उनके वकीलों के पास। ये हवाई बातें नहीं है। एटीएस और एनआईए की जांच पड़ताल के बाद ही इसका खुलासा हुआ। तभी जज विवेकानंद त्रिपाठी ने अपने फैसले में इनका जिक्र किया है। तो ऐसे में जब इस बात का खुलासा हो गया कि आरोपियों को विदेशी मदद मिल रही है, विदेश की एनजीओ से उनके वकीलों को फंड मिल रहा है, तो एनआईए कोर्ट के जज भड़क गए। उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछा कि क्या देश की न्याय व्यवस्था विदेशी संगठनों के इशारे पर चलेगी? कहीं भी एक समुदाय से जुड़े बड़े विवाद होते हैं तो आरोपियों के कोर्ट पहुंचने से पहले ये एनजीओस उनके वकील लाकर खड़े कर देते हैं। आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है, महंगे वकील कैसे हायर किए जा रहे हैं, इसकी जांच कोर्ट ने केंद्र सरकार को करने के लिए कहा है। एनआईए कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से चलने वाले एनजीओ किसी आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आरोपी थे, अगर ये आम आरोपी थे, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा था, इनके तार विदेशों से कैसे जुड़ गए, इनके आका विदेशों में कैसे बैठे हुए थे, इनको विदेशी एनजीओ मदद क्यों कर रही थी, सवाल तो ये है। तो क्या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग थे ये? और ये जो विदेशों में एनजीओ बैठी हुई हैं, क्या ये भी आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं और भारत के अंदर जो हालात है उनको और खराब करने का काम कर रही हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि इनकी तरफ से जो मदद भेजी जाती है वो संभव है कि पहले पाकिस्तान के रास्ते दिल्ली आती हो, फिर उसे इधर उधर भेजा जाता रहा हो। यही वजह है कि कोर्ट ने इस मैटर को सीधे गृह मंत्रालय को भेजा है कि गृह मंत्रालय को इसमें देखना चाहिए कि आखिर ये पैसा जो आरोपियों के वकीलों तक पहुंच रहा है, इसका मनी ट्रेल क्या है। क्योंकि कोर्ट भी ये जानना चाहता है कि आखिर इस तरह के मामलों में जो हिंदू मुसलमानों से जुड़े होते हैं, जो सांप्रदायिक मामले होते हैं, उसमें विदेशों से फंडिंग कैसे आती है और किस रास्ते से आती है, इसका पता गृह मंत्रालय को लगाना है। और फिर गौर करने वाली बात तो यह है कि ये तो तीन विदेशी एनजीओ थी, लेकिन देश के अंदर भी तो 3 एनजीओ ऐसी थी जिन्होंने इन आरोपियों की मदद की। उनमें सबसे पहली एजेंसी तो थी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, उन्होंने भी इन आरोपियों की मदद की। और इस संगठन की सचिव तीस्ता सीतलवाड़ पहले भी कई विवादों में घिरी रही हैं। आपको याद होगा पिछले साल आनन फानन में शनिवार के दिन उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी 2 घंटे के अंदर। 3 बेंचों का गठन किया गया था जब गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। तो ये वो तीस्ता सीतलवाड़ है जो यूपीए शासनकाल में सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी की सदस्य रही हैं। तीस्ता सीतलवाड़ और उनकी संस्था ने 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों को न्याय दिलवाने के नाम पर 68 फर्जी केस भी लड़े हैं। 8 फरवरी 2012 को एसआईटी ने दंगे के वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जून 2022 में गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। उन पर गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत घड़ने का आरोप लगा था। तो ये तीस्ता सीतलवाड़ भी वहीं पाई जाती है जहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल होता है किसी भी दंगे फसाद में। और उन्होंने भी अपनी एनजीओ के जरिए, क्योंकि इनकी एनजीओ को भी विदेशों से फंडिंग मिलती है, तो इन्होंने भी अपनी एनजीओ के जरिए चंदन गुप्ता के दोषियों को बचाने की पुरजोर कोशिश की। तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ लखनऊ की रिहाई मंच नाम की एक और एनजीओ है, उसका नाम भी जज विवेकानंद त्रिपाठी ने अपने फैसले में लिखा है। उस एनजीओ पर भी आरोप है कि उसने भी पैसों के जरिए कासगंज के इन दोषियों को बचाने की कोशिश की। चंदन गुप्ता के भाई ने भी, जिनका नाम विवेक गुप्ता है, जो कि इस पूरे मामले में गवाह भी थे, बाकी गवाह तो डर के मारे पीछे हट गए थे, लेकिन ये डटे रहे अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए। उन्होंने भी मांग की है कि अमेरिका और ब्रिटेन की जिन एनजीओ का नाम फंडिंग में सामने आया है, एनआईए कोर्ट के फैसले में सामने आया है, उनके खिलाफ जांच शुरू होनी चाहिए। ये संगठन किन लोगों के इशारों पर काम करते हैं, आरोपियों को कैसे पैसे मिले, सरकार को इसका पता लगाना चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए। समझने वाली बात तो यह है कि ये आम मामला था अगर दंगे फसाद का,
तो ये जो विदेशी एनजीओ थी, तीस्ता सी तलवार की एनजीओ थी, जो रिहाई मंच जैसी एनजीओ है, इनका क्या काम था इस मामले में? इनको क्यों बचाया जा रहा था? बचाने की जरूरत तो उसको ही पड़ती है जो दोषी होता है। अगर ये इनोसेंट होते 28 के 28 लोग, तो फिर इस तरीके से विदेशों से मदद लेकर, बड़े बड़े वकील हायर करके, मोटी मोटी फीस उनको देकर इनके केस लड़ने की क्या जरूरत थी? इनोसेंट होते, निर्दोष होते तो इनको सजा नहीं होती, लेकिन सबूत इनके खिलाफ थे और उन सबूतों को मिटाने की इन 7 सालों के दौरान भरपूर कोशिश की गई एक जमात की तरफ से। ये जो पैसा आ रहा था, ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं आ रहा था, ये पैसा गवाहों को प्रभावित करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि तामझाम तो चाहिए है डराने धमकाने के लिए। वरना आप खुद सोचिए कि क्यों ऐसे गवाह जो कि चंदन गुप्ता के दोस्त बताए जाते हैं, वो भी पीछे हट गए, क्योंकि उनको भी डराया धमकाया गया। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस केस को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा था, ताकि ये 28 आरोपी बच जाएं। यहां समझने वाली बात यह है कि इस मामले को लटकाने की, सुनवाई को टलवाने की, गवाहों को डराने धमकाने की, सबूतों को मिटाने की जितनी भी कोशिशें विदेश में बैठे आकाओं ने की, वो सारी कोशिशें इसलिए धरी की धरी रह गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। जो वकील चंदन गुप्ता की तरफ से इस केस को लड़ रहे थे, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी गई। एनआईए कोर्ट ने इस मामले को लगातार सुना, जिस वजह से 7 साल बाद चंदन गुप्ता के परिवार को न्याय मिला। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से विदेश में बैठी एनजीओस हिंदू मुस्लिम दंगों में मुस्लिम पक्ष के आरोपियों को बचाने के लिए एक झटके में महंगे से महंगे वकील खड़े कर देती हैं, एकदम से उनका पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, उस पर लगाम कसने की जरूरत है। और अब जब एनआईए कोर्ट के फैसले की एक कॉपी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो सवाल विदेशी फंडिंग को लेकर इस फैसले में उठाए गए हैं, उनका जवाब बहुत जल्द केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा और ऐसी एनजीओस पर बहुत जल्द लगाम कसी जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगों में मुसलमान आरोपियों को बचाने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।